बुलेटिन में सबसे पहले खबर उत्तरकाशी से, जहां सामाजिक कार्यकर्ता और कई अन्य लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है और अभी अभियान का दूसरा चरण चल रहा है। इसी क्रम में बीजेपी का परिवार बढ़ता जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। सदस्यता प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। अभियान सीमित समय के लिए होता है। तो प्राथमिक सदस्यता अभियान का प्रथम चरण समाप्त के बाद अब हमारा सक्रिय सदस्यता अभियान का दूसरा चरण आजकल चल रहा है और अब धीरे धीरे संगठन पर्व की ओर हम बढ़ रहे हैं। लेकिन सदस्यता ये प्रतिदिन चलने वाला क्रम है। उसी के तहत राजदीप परमार सामाजिक कार्यकर्ता है, उत्तरकाशी के डुंडा के रहने वाले बहुत अच्छे कार्यकर्ता के रूप में हमको सिद्ध होंगे, इसलिए आज उनकी हम सदस्यता करा रहे हैं। देहरादून के प्रेस क्लब में बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार प्रेस वार्ता की उन्होंने, जिसके जरिए बॉबी पंवार ने कहा कि सचिव और उनके बीच हुई मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। साथ ही बॉबी पंवार का कहना है कि मीनाक्षी सुंदरम अपने बयान हर बार बदल रहे हैं। मामले में मारपीट जैसे आरोप को लेकर बॉबी पंवार ने मीनाक्षी से सबूत मांगे हैं। तो मुझे जब आप कागज नहीं दोगे तो कैसे चलेगा? उन्होंने कहा कि नहीं। मैंने कहा मैं उत्तराखंड का एक आम नागरिक हूं और मुझे ये कागज आप दे दीजिए। उनका कहना है कि उत्तराखंड में तो 1 करोड़ 20 लाख लोग हैं, क्या हम सबको कागज देते फिरे? मैंने कहा हम एक जनप्रतिनिधि हम चुनाव लड़े हैं और हमें 1,68,000 वोट भी पड़ा है। आप दे दीजिए एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। उन्होंने कहा तुम हारे हो, जिस दिन मंत्री या मुख्यमंत्री बन के आओगे उस दिन हम तुम्हारी सुनेंगे, अभी ऊपर वाले की सुनेंगे जिसने आदेश दिया है। मैंने ये तक कहा कि ऊपर वाला जिसके आप आदेश की बात कर रहे हैं, अगर वो ये कहेगा कि आंखों में पट्टी बांध के आप कूद जाओ तो क्या कूद जाओगे? हमने ये भी कहा। तो इन बातों को लेकर मामला बढ़ता। ऋषिकेश में गुमानीवाला स्थित राजश्री चिल्ड्रन एकेडमी में अभिभावक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों को नशीले पदार्थों और मोबाइल के उपयोग के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक किया गया। दुष्परिणामों की जानकारी मिलने पर छात्रों ने नशे से दूर रहने और मोबाइल का उपयोग कम करने का वादा किया। आपको बता दें कि आयोजन में करीब 350 अभिभावकों ने हिस्सा लिया। बैठक में मोबाइल के बढ़ते उपयोग और नशे की लत में पड़ रहे छात्रों के भविष्य को लेकर चर्चा हुई। निर्णय लिया गया कि स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रत्येक छात्र को मोबाइल और नशीले पदार्थों के दुष्परिणामों की जानकारी देकर उनकी काउंसलिंग की जाए। उपनल कर्मचारियों ने सोमवार को बड़ी संख्या में देहरादून स्थित परेड ग्राउंड से सचिवालय तक कूच किया, जहां भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। पुलिस ने विरोध कर रहे उपनल कर्मचारियों को सचिवालय के पास बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया, जिससे गुस्साए उपनल कार्मिकों ने विरोध किया। उपनल कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगों पर अमल नहीं किया गया तो संगठन से जुड़े 22,000 कर्मचारी इसी दिन से हड़ताल पर चले जाएंगे। वहीं राज्य निगम कर्मचारी महासंघ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एम्प्लॉयज यूनियन ने कर्मचारियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रदेश संयोजक विनोद गोदियाल के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले पर अमल नहीं करने के विरोध में तमाम कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था सरकार को कि माननीय हाई कोर्ट का जो आदेश है उसको लागू किया जाए, और सरकार उसमें कुछ भी नहीं कर रही है और मेरे को लग रहा है कि सरकार उसमें रिव्यू की तैयारी कर रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमने ये सचिवालय कूच का आयोजन रखा है और आज शाम तक अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कोई बढ़िया सी न्यूज़ दे दें, खुशखबरी दे दें, हमें मिल जाए तो हम अपना आगे कार्यक्रम स्थगित भी कर सकते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अभी भी हम लोगों को उम्मीद है कि एक जो कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो ऐतिहासिक फैसला जो आया है उसको लागू कराने में। केदारनाथ उपचुनाव में नया और दिलचस्प मोड़ सामने आया है। दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा एक एक कर दिवंगत विधायक शैली रानी रावत के आवास पहुंच रहे हैं। पार्टियां आवास पर जाकर उनकी बेटी ऐश्वर्या रावत से मुलाकात कर एक बड़ा संदेश देना चाहते हैं। इसी क्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐश्वर्या रावत से मुलाकात कर फोटो सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सियासी हंगामा मच गया। वहीं भाजपा प्रत्याशी आशा नोटियाल ने भी ऐश्वर्या रावत के साथ खाने की फोटो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की।
मामले को बढ़ता देख भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी आशा नौटियाल और ऐश्वर्या रावत समेत भाजपा कार्यकर्ताओं के फोटो को सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया। इसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि भाजपा में केदारनाथ में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। इस सवाल को लेकर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि हरीश रावत वहां चुनावी समर में संवेदनाएं व्यक्त करने गए। पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पूर्व से तहता कार्यक्रम आशा जी उनके यहाँ जाना था, हमारे भरत चौधरी जो विधानसभा के संयोजक वहां गए। अब हरीश रावत जी को शैला जी की मृत्यु के बाद इतने दिन बाद संवेदना याद आ रही है चुनाव के समय पे, तो मैं कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, संवेदना देने का भी समय होता है, लेकिन चुनाव के समय अगर वो उनके घर पर जाकर संवेदना को उन्होंने व्यक्त किया, वो भी स्वागत योग्य है। उत्तराखंड सरकार महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से बहुत जल्द ही महिला नीति लाने जा रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर इसकी घोषणा की है। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी ने सरकार के इन प्रयासों की सराहना की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। ऐसे में देश की आधी आबादी के करीब महिलाओं का आगे बढ़ना भी जरूरी है। समय आ गया है कि अब हम इन चीजों को लेकर आए। समाज में इस तरह की बात चर्चा हो रही है, बहनें आगे बढ़ रही हैं और मेरिट पे बढ़ रही हैं। देखिए, रिजर्वेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरिटोरियस वुमेन ऊपर आ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये भी देखने में आया कि जब उनको ये मौका दिया जाता है तो वो उस मौके का पूरा फायदा उठाती हैं और प्रयास करती हैं कि अच्छे से अच्छा कार्य हो। हर तरह से महिला को सशक्त करना ही पड़ेगा। 50% हम इस देश में कहते हैं कि महिलाएं हैं। तो अगर देश को विकसित होना है तो बैलेंस बना के विकसित होना पड़ेगा। अगर हम स्क्यूड बैलेंस हो कि एक पक्ष ऊपर उठ रहा है और एक नहीं उठ रहा है, तो आप 2047 में जो सपना देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री, हम वो सपने पे कैसे पहुंचेंगे। इसलिए मुझे बहुत खुशी है अगर नीति आ रही है, और मैं बधाई भी दूंगी मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इतना बढ़िया सोच। उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर हरिद्वार की सड़कों पर जन सैलाब उमड़ा। स्वाभिमान रैली के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने ऋषिकुल से लेकर हर की पौड़ी तक पैदल मार्च निकाला। स्वाभिमान रैली के संयोजक मोहित डिमरी ने बताया कि उनकी मांग ठोस भू कानून के साथ 1950 के आधार पर मूल निवास की मांग कर रहे हैं, जिसको लेकर राज्य के हर जिले में अलख जगाने का काम कर रहे हैं। आज हरि की नगरी हरिद्वार में एक बड़े आंदोलन का आगाज हुआ है। ये लड़ाई जल जंगल जमीन के साथ ही गुड़ गंगा को संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और तमाम जितने उत्तराखंड के मूल निवासी हैं सभी एक होकर इस संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। आज आप देखिए, हमारी ज़मीनें, हमारे पुरखों की ज़मीनें हमारे हाथ से निकलती जा रही हैं। हमारी जो नौकरियों पर हमारा अधिकार होना चाहिए था, उस पर हमारे लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं। बाहर से तमाम तरह के माफिया नौकरी खोल लोग इस राज्य में आ गए हैं, ज़मीनें लूट रहे हैं, हमारी नौकरियां लूट रहे हैं। हमारे तमाम संसाधन जो हमें मिलने चाहिए थे, हमारे लोगों को मिलने चाहिए थे, उन पर अधिकार जमा रहे हैं। यहाँ से हर की पैड़ी तक हम लोग का जो आंदोलन है, इसमें मूल निवास और भू कानून जो हमारा मुद्दा है, जिसके लिए हमने राज्य के लिए आंदोलन दिए थे। हमारी माता बहनों ने शहादतें दी थी। खटीमा गोलीकांड, मसूरी गोलीकांड और रामपुर तराई जैसी जघन्य घटनाओं से हमारी माता बहनों ने झेला था। इस त्रासदी को झेलने के बाद भी आज राज्य के युवाओं को, माताओं को न्याय नहीं मिल पा रहा है। देखिए, पूरे प्रदेश से आज लोग आए हैं, उत्तराखंड के विभिन्न जिलों से आए हैं, या दुर्गम क्षेत्रों से, चमोली से लेके चंपावत तक के भी आज लोग पहुंचे और हरिद्वार के स्थानीय लोग भी काफी बड़ी संख्या में जो मूल निवासी है वो आया है। और उत्तराखंड की सरकार को ये चेता रहा है कि 24 सालों में जो उत्तराखंड में भू कानून और मूल निवास की जो अपने उत्तराखंड की जनता को अधिकार नहीं दिए गए हैं, उसके खिलाफ जनता आक्रोश। एसपी चंपावत अजय गणपति के निर्देश पर लोहाघाट पुलिस की बाइकर्स और मनचलों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। पुलिस ने लोहाघाट नगर के मीना बाजार, हतरंगिया और स्टेशन बाजार में विशेष अभियान चलाया। बिना हेलमेट, रेस ड्राइविंग, 3 सवारी, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, रेट्रो साइलेंसर में चल रहे युवाओं पर कार्रवाई करते हुए 7 बाइक सीज की गई। 2 युवकों के चालान किए गए। इस कार्रवाई से लोहाघाट की सड़कों से स्टंटमैन बाइकर्स नदारद हो गए। थानाध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने बताया कि यह अभियान जारी रहेगा।
ऐसा है कि जो स्कूल टाइम में बच्चे निकलते हैं तो कुछ मंचूले टाइप के, कुछ स्पीड ड्राइविंग करते हैं, कुछ बिना हेलमेट है, जिनके कारण उनका जीवन तो भय में रहता है, उसके अलावा अपने साथ दूसरों का जीवन भय भी डालते हैं। इसमें हमने अभियान चला रखा है और ये अभियान हमारा लगातार चल रहा है। आज कल से लेकर अब तक 12-13 गाड़ियाँ सीज कर दी हैं। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज ग्राउंड में 3 दिवसीय जोहर महोत्सव की धूम है। इसका आनंद लेने हजारों लोग पहुंच रहे हैं। मूल रूप से भारत चीन सीमा पर रहने वाले रंग और शोका समाज के लोग हर साल हल्द्वानी में इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। इस महोत्सव में दारमा और व्यासवेली के लोग लोक कला, संस्कृति और हस्तकला के साथ ही पारंपरिक व्यंजनों को साझा करते हैं। 3 दिन तक चलने वाले जोहर महोत्सव में रंगारंग प्रस्तुतियां लोगों का मन मोह रही है। तारा जुनियली राता को सुना लो, आए हाय को सुना लो, तेरी मेरी बात स्वर्ग तारा, हाय तेरी रुमाला, हाय तेरी रुमाला, गुलाबी मुखड़ी के भली झांझीर नाक की उत्तराखंड में चलने वाली चारधाम यात्रा अब समापन की ओर है। जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब चारधाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है, जहां सरकार द्वारा दावा था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। वहीं यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में ही सरकार के दावों की पोल खुल गई और तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे चारधाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। और साथ में इन्होंने यात्रा को जो डाइवर्ट किया है गढ़वाल से, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान गढ़वाल के हमारे क्षेत्र को। देहरादून में जन सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रशासन सख्त हो रहा है, जिसके चलते जिलाधिकारी सविन बंसल और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह संयुक्त निरीक्षण के लिए संयुक्त निरीक्षण कर रहे हैं। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कैंप कार्यालय से दुपहिया वाहन से निरीक्षण शुरू किया। अधिकारी महिला सुरक्षा के दृष्टिगत पिंक बूथ, पिंक टॉयलेट की संभावना, अतिक्रमण, पार्किंग, चौराहा का निर्माण और सौंदर्यीकरण के साथ यातायात व्यवस्था, सड़क, ड्रेनेज आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे हैं। लोहाघाट की तेज तर्रार एसडीएम रिंकू बिष्ट एक गरीब महिला के लिए मसीहा बनी। मामला चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के तल्ला बापरू की रहने वाली गरीब विधवा महिला रेवती देवी का है, जो अपने 3 बच्चों के साथ टूटी छत के नीचे रहने को मजबूर थी। रेवती देवी ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई, पर कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। मामले का पता चलने पर बाराकोट ब्लॉक के युवा मोर्चा नेता उमेश बिष्ट महिला की मदद को आगे आए। उन्होंने यह मामला एसडीएम रिंकू बिष्ट के संज्ञान में लाया। रिंकू बिष्ट ने तत्काल संज्ञान लेते हुए इस मामले में अधिकारियों को तुरंत रेवती देवी के लिए भवन निर्माण के निर्देश दिए। एसडीएम रिंकू बिष्ट जन समस्याओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने स्तर पर समाधान के पूरे प्रयास करती हैं। गरीब विधवा महिला जो पिछले दिनों खंडर में रहने के लिए मजबूर थी, आज उसे भवन दिलाया गया। इसके लिए
रेवती देवी एवं समस्त ग्रामीणों के द्वारा एसडीएम लोहाघाट को धन्यवाद देते हैं और सीएम साहब को धन्यवाद देते हैं जो कि गरीब महिला की एसडीएम लोहाघाट ने मदद की। इसके लिए एसडीएम लोहाघाट का बहुत बहुत लोहाघाट के रामलीला मैदान में प्रभु नेत्रालय खटीमा की ओर से निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के 100 से अधिक नेत्र रोगियों का विभिन्न मशीनों की द्वारा परीक्षण किया गया। शिविर का शुभारंभ सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान की ओर से फीता काटकर किया गया। सीएमओ चौहान ने बताया कि यह एक एनजीओ की ओर से लगाया गया नेत्र शिविर है, जिसके लिए उनसे अनुमति ली गई। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्रीय जनता के हित में अच्छा प्रयास है। चिकित्सालय की ओर से क्षेत्र के नेत्र रोगियों का निःशुल्क उपचार और ऑपरेशन किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय जनता से शिविर का लाभ उठाने की भी अपील की। ये एक एनजीओ ने लगाया, परमिशन लेकर के लगाया। यहाँ पर आई के यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रही है, उसके बाद ये फ्री ऑफ कॉस्ट इनकी सर्जरी होगी। गाना डिजाइनर खाना पीना सब इनकी तरफ से रहेगा और ये बहुत अच्छा मौका है। काफ़ी भीड़ हो रही है यहाँ पर, काफ़ी बुजुर्ग माता बहनें और सब आ रहे हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। गाँव में काफ़ी भीड़ है। मैं कहना चाहूँगा, देखिए हम लोग हैं प्रभु नेत्रालय खटीमा। हमारा एक सेंटर खटीमा में है, एक सेंटर हमारा रुद्रपुर में है। तो यहाँ लोहाघाट में रामलीला ग्राउंड में जो है हमारा कैंप लगाया गया है। और हमारे हॉस्पिटल के साथ बेनिफिट्स ये हैं कि पहला तो क्या है, हमारे पास इम्प्लॉयमेंट्स आ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड से तो निःशुल्क होता ही होता है। TCHS जो पुरुष सैनिक है हमारे, तो ये पूरी आबादी जो है 70% पुरुष सैनिक। हल्द्वानी में आरटीओ द्वारा सत्यापन करवा चुके ऑटो चालकों ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में पहुंचे ऑटो चालकों ने बताया कि उन्होंने परिवहन विभाग का सत्यापन करवा लिया है, साथ ही यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड पहनकर भी चल रहे हैं। उसके बावजूद सीपीयू और पुलिस उन्हें जगह जगह रोककर सत्यापन के नाम पर परेशान कर चालान काट रहे हैं, जबकि आरटीओ द्वारा अभियान में पुलिस सत्यापन भी साथ ही किया जाना था, लेकिन कई ऑटो चालकों का पुलिस सत्यापन नहीं हुआ। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी ने बताया कि ऑटो और ई रिक्शा का सत्यापन के लिए अभियान चलाया था। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से जो कार्यशाला आयोजित की गई थी, उसके क्रम में जो फीडबैक प्राप्त हुए, उसके पश्चात जिला प्रशासन ने ऑटो चालक और 3 व्हीलर्स के लिए एक एसओपी निर्गत की थी। उसी के क्रम में 3 नवंबर तक का समय इन्हें दिया गया था कि वो एक निर्धारित जो यूनिफॉर्म है उसके बाद यदि नहीं पहनते हैं तो प्रवर्तन की कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा लगातार इनके सत्यापन के लिए रोस्टर जारी किया गया था। अभी अंतिम अवसर हम लोगों ने इनको दिया है। 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर की अवधि है, जिसमें ऑटो चालकों को अपना सत्यापन अनिवार्य रूप से कराया जाना है। आईडी वगैरह है या ये पुलिस वाले हैं सर, ये लोग रोक रहे हैं हमको और कह रहे हैं पुलिस ग्रेजुएशन कराइए कि वर्दी पहनिए। सर सब कुछ तैयार है, पर सर ये पुलिस ग्रेजुएशन नहीं हो रही हमारी। सर करीब 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, आना जाना डेली हो रहा है, परेशान हो रहे हैं। डिग्री कॉलेज में हम लोग आ रहे हैं, डिग्री कॉलेज में बहुत ज्यादा परेशानी। मैं सर लालपुर रोड पे चलाता हूँ, जमीन मंडी से मेरा परमिट है सर, वहाँ भी बहुत चालान काट रहे हैं हम लोगों को। डर की वजह आ नहीं रहे रोड पे, क्या करें सर।